हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ फंडामेंटल्स ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन कि हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में कुछ बेसिक कोई भी हमारी अगर रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे कोई सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर हम एक रिएजेंट उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब ये रिएक्शन कैरी आउट होती है तो रिएक्शन के दरमियान हमें कोई इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में बहुत सी चीज़ें और बहुत से केमिकल्स मिल जाते हैं एंड इस स्टेट के बाद वी विल गेट अ फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जब ये पूरी रिएक्शन होती है तो ये जब रिएक्शन होती है तब हमें सिर्फ दो ही फिनोमेना दिखते हैं। एक होता है कहीं तो बॉन्ड ब्रेक होता है या फिर किसी दूसरी जगह पे हमारा बॉन्ड मेक होता है। तो अभी इस कंडीशन में जब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनका जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रिएक्शन जब हमारा प्रोडक्ट बनता है मतलब रिएक्टेंट ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन मैकेनिज्म। उसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को हम बोलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हमारे स्पेसिफिकली हम अभी सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो जब हमारे कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं या फिर ब्रेक होते हैं तो ये इनका ब्रेकिंग में दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर इट इज होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो फर्स्ट है हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज। आपको पता है होमो मतलब सेम। जब बॉन्ड बनता है और उस कोवैलेंट बॉन्ड के दरमियान दोनों साइड पर इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इक्वल पोटेंशियल के अगर एटम्स रहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये क्या करता है, जब इनका बॉन्ड ब्रेक होता है तो हर एक एटम मतलब ये इसका कंट्रीब्यूटिंग एटम है, ये इसका कंट्रीब्यूटिंग एटम है, तो इनका जब बॉन्ड ब्रेक होता है तब ब्रेक होने के बाद ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मतलब वो अपने अपने शेयर का इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाते हैं। लेकिन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में ऐसा होता है नहीं। हेटेरोलाइटिक म्हणजे मीन्स द डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, उनके अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होंगे और जब उनका ब्रेक डाउन होगा तो उनके क्लीवेज में हमें क्या मिलेगा। जब ए और बी अगर इमेजिन करो, ए और बी हमारा केमिकल है जहाँ पे ए एटम है हमारे बी एटम से बॉन्ड किया हुआ है कोवैलेंटली। जब इनका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो हमें दो आंसर्स मिल सकते हैं, दो रिजल्ट्स मिल सकते हैं। क्या, अगर हमारा ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और बी हमारा ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये अपने शेयर का बी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसका शेयर का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मेकिंग बी एज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ए लिविंग एज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो सकता है, हमारा ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और बी हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो क्या करेगा, ए खुद का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बी का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, मेकिंग ए एज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड बी एज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ऐसे ही हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में हमें दो तरह के आयन्स मिलते हैं, वन इज कार्बोकैटायन एंड अनदर इज कार्बन आयन। तो आपको पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो कार्बोकैटायन इज द कार्बन दैट हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज एंड द कार्बन आयन इज अ कार्बन दैट हैज़ नेगेटिव चार्ज। तो ये बनता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कार्बन है जो हमारे किसी एक्स एटम के साथ अटैच किया हुआ है, प्रोवाइडेड हमारा जो एक्स एटम है इस एक्स एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो ये क्या करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लेगा, मेकिंग इट नेगेटिवली चार्ज। जब इनका ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन होने के बाद हमारे एक्स पर आएगा नेगेटिव चार्ज, हमारे सी पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, मेकिंग दिस एटम एज अ कार्बोकैटायन। ऑन द अदर हैंड अगर हमारा कार्बन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो हमारे जेड आइटम से, तब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में हमें क्या मिलेगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ हमारे जेड पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, मेकिंग इट एज अ कार्बन आयन। तो दोस्तों अभी हमने देखा था हमारे क्लीवेज के फॉर्म्स, अभी हम देखेंगे अटैकिंग रिएजेंट्स। जो अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं हमारे जो सबस्ट्रेट पर अटैक करेंगे वो होते हैं तीन टाइप के। इट विल आइदर बी इलेक्ट्रोफिलिक, आइदर बी न्यूक्लियोफिलिक और अ फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमतरता है वो रहेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मतलब इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, वाइल द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, मतलब इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मोर देन व्हाट दे एक्चुअली हैव एट देयर बेसिक स्टेट और देयर ग्राउंड स्टेट। तो ये भी वापस दो टाइप के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज एंड द न्यूट्रल।
सो द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ऑन द न्यूट्रल स्टेट आर जनरली लुईस बेसिस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आता है आपके एग्जाम को। सो आप प्लीज़ ये बात याद रखिए कि दीज आर द लुईस बेसिस। वाइल द फ्री रेडिकल रिएजेंट, फ्री रेडिकल, फ्री मतलब जो टोटली फ्री है हमारे प्लस चार्ज से भी और माइनस चार्ज से भी, मतलब ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो हमारे होमोलाइसिस के समय पे बनते हैं वो हम ऐसे डेजिग्नेट करते हैं एक डॉटेड फॉर्म में। तो अगर आप कोई भी कार्बन देखोगे, अगर किसी कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज हैविंग अ पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर ऐसे सब्सटेंसेस में होता है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी ये कार्बन देखोगे, ये कार्बन के पास बेसिकली उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रहने थे, 1 2 3, और ये एक अनपेयर्ड है। तो अभी ये जो अनपेयर्ड है उसके पास एक कम है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्री रेडिकल। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं। लेकिन हाउ डू वी गेट दिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए एकदम सिंपल मेथड है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब इसमें देखो आप कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 एंड 3। कोई लोन पेयर है यहाँ पे? नहीं है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3, लोन पेयर इज इक्वल्स टू 0, आंसर इज 3। तो आपको एक इवैल्यूएशन टेबल रहेगा कि अगर H की वैल्यू 2 मिलती है तो sp हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, 3 मिलती हो तो sp2, 4 मिलती है sp3, 5 मिलती है sp3d एंड 6 मिलती है तो sp3d2। तो इस कंडीशन में हमें H की वैल्यू मिली है 3, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इनका अगर हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होता है देन दैट एज कंपेयर टू सेकेंड एंड टर्शरी। इसका फेनोमेना सेम हम हाइपर कॉन्जुगेशन फेनोमेना से ही रिलेट कर सकते हैं। कार्बोकैटायन एंड द फ्री रेडिकल्स, देयर स्टेबिलिटी कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन फेनोमेना। आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन फेनोमेना कैसा हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वो उस वीडियो में हमने बताया है। Now we'll shift to carbocations. Carbocations, कार्बो कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है उनका हम बोलेंगे कार्बोकैटायन। वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, उनका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो यहाँ पे जो पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन था वो भी अभी निकल गया है, अभी उनके पास आया है पॉजिटिव चार्ज। तो इनका ज्योमेट्री, इसके पास वापस हमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा, इसकी ज्योमेट्री प्लेनर होती है, दैट इज 120 डिग्री एंगल। इसका स्टेबिलिटी स्टडी अगर हम करेंगे तो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, प्राइमरी एंड अल्काइल ग्रुप। अभी इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग अल्काइल ग्रुप्स इस सेंट्रल कार्बन एटम को, कार्बोकैटायन को स्टेबल रखने में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप रिमेंबर, अगर आपको मेमोराइज करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपको बताना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू कार्बन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे कार्बोकैटायन की। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हो तो क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। अभी देखो इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है सिग्मा CH वाला, तो यहाँ पे खुद का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको यहाँ पे डबल चार्ज बनाएगा, डबल बॉन्डेड बनाएगा और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वापस से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते 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 वी आर गेटिंग एन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन फेनोमेना की वजह से, उतनी ज़्यादा हम स्टेबिलिटी हमारे किसी भी कार्बोकैटायन की बता सकते हैं। सो इन दैट वे अगर आप अभी ये स्ट्रक्चर अगर देखोगे, अगर आप ये एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे प्राइमरी है तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा CH बॉन्ड एक भी नहीं है, तो नहीं है हमारे यहाँ पे 3 मिल रहे हैं टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। इसके पास 6 है, इसके पास 9 है, तो जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है उसका उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा। तो अभी हमने कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे कार्बन आयन की बारे में। कार्बन आयन, तो कार्बन एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज, तो ऐसी कार्बन की स्पीसीज जो हमारी नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मतलब द स्पीशीज विच इज इलेक्ट्रॉन रिच इज कॉल्ड एज अ कार्बन आयन। तो देखा जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। देखो कैसे, आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, और लोन पेयर कितना है यहाँ पे, अभी 1 मिल रहा है।
तो इन टर्न यू विल गेट द वैल्यू एज 4। एंड हमने पिछले टेबल में देखा था कि अगर H की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो कार्बोकैटायन के बिल्कुल अपोजिट हमारा कार्बन आयन होगा। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा सेंट्रल नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम होता है, इसके पास तो पहले ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर ये देने की कोशिश करेगा तो ये नहीं लेगा, ये उल्टा इनके पास देगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कम स्टेबल रहेगा देन दैट एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब हमारा अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है देन दैट एज कम्पेयर टू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी। तो यहाँ पे ये जो होता है, तो यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन होता है हमारे कार्बन आयन का, क्योंकि हमारे जो नेगेटिव चार्ज है ये माइग्रेट करता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा अनस्टेबल रहने की कोशिश में रहता है टर्शियरी स्टेट में। तो अगर हम देखना चाहें, अगर हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में अगर आप पढ़ना चाहोगे, तो sp हाइब्रिडाइज सबसे ज़्यादा स्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू sp2 एंड sp3। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे s एंड p ये दोनों 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 30% s कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे 25% s कैरेक्टर है एंड बचा कुछ 75% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारा p। आप बोलोगे कि मैम ने ये कैसे बताया, एक नॉर्मल सा लॉजिक है, इसको पूरा 100% कंसिडर करो, जितना s है उतना ही p है, मतलब ये 50% ये 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अभी इसको भी यहाँ पे 100% कंसिडर करो, इसके तीन हिस्से करो, ये 33% कर रहा है, बच्चा कुछ 66 अराउंड ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसकी केस में इसके भी 4 हिस्से बनेंगे, तो एक हिस्सा इसको जाएगा, 3 हिस्से इसको जाएंगे, मतलब 25% इसको आएगा, 75% इसको जाएगा। फिर ये एस कैरेक्टर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा हमारा स्ट्रक्चर ये स्टेबल रह पाएगा। इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये उससे थोड़ा कम, ये उससे थोड़ा कम, और ये सबसे कम स्टेबल है। एंड अभी लास्ट हम पढ़ेंगे कार्बीन्स के बारे में। कार्बीन्स ऐसे होते हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल डाइवेलेंट कार्बन को हम बोलेंगे कार्बीन्स। अगर इनको सीधे से लैंग्वेज में अगर पढ़ना है, आपको याद रखना है कार्बीन्स मतलब क्या, कार्बीन्स मतलब ऐसे कार्बन जिनको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर जिनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, उसको हम कार्बीन्स बोलेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे पढ़ेंगे, देखो ये कार्बन है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 2 अभी बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड्स है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए H का वैल्यू क्या है हमारा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज 2 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1, तो वैल्यू यू गेट इज 3। एंड जब हमारा H का वैल्यू 3 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, sp2। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको भी पता चला होगा कि स्टेबिलिटीज़ की कैसी होती है, क्यों होती है, ये कैसे होते हैं, और इनका हमने कैसे पढ़ना चाहिए। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।